सभी को नमस्कार। 71st बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के इस लेक्चर में 28, 29, 30 नवंबर का न्यूज़पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट एडिटोरियल आर्टिकल आया है उसको कवर करूंगा। मेनली 3 टॉपिक, एक तो क्लाइमेट चेंज, काफ़ी अच्छा आर्टिकल आया था, इसको कवर करेंगे। देन फिर आपका जो ग्रीन इकोनॉमी को लेके एक न्यूज़ आया था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है। एक अभी जो हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनका एक बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर स्टेटमेंट आया है, तो इसको हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। बाकी एक निबंध आज के न्यूज़पेपर में ही आपका ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कुछ अच्छा जो उनका द्वारा कही गई बातें हैं वो आया है, और ये आपका निबंध बन सकता है। तो ये मोटा मोटी हम लोग आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में G20 को मैं अच्छे से कवर कर दिया हूँ और भी 2 टॉपिक कवर किया हूँ। आप उसको अच्छे वीडियो को देख के आंसर लिख के ग्रुप में सबमिट कर दीजिए। और बाकी इसका जैसे कि अभी आपको मैं ये क्लाइमेट चेंज जो पढ़ा रहा हूँ, तो आपके ग्रुप में इसका डिटेल नोट्स भी चला जाएगा। पूरा का पूरा क्लाइमेट चेंज पे, ये क्लाइमेट चेंज क्या होता है, आखिर इसका वजह क्या है, इस सरकार क्या कर रही है, सारा चीज़ A to Z चीज़ आपको यहाँ से उस नोट्स में रहेगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस तरह का जो मैं GS करा रहा हूँ ये आपका निबंध में भी, मतलब कि आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक, आपको जो बताया जा रहा है उसको अच्छे से फॉलो कीजिए। चलिए देखिए, ये जो इसमें न्यूज़पेपर में अभी आया हुआ है कि जो क्लाइमेट चेंज से गरीबी बढ़ रहा है, ऐसा कुछ आर्टिकल का मेन हेडलाइन था। तो यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन बना दिया हूँ कि भारत में जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज का पॉवर्टी से, जल संकट से, कृषि संकट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिससे देश का कहीं ना कहीं विकास, जो ग्रोथ डेवलपमेंट है, वो कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव पड़ रहा है। इस परस्पर संबंधों का आपको विश्लेषण करना, साथ ही सरकार क्या प्रयास कर रही है इस चीज़ों को कम करने के लिए। आप ये लॉन्ग क्वेश्चन आप आराम से लिख सकते हैं, ये 38 मार्क्स में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए तो देखिए, इसमें सिंपल सी बात है, जो न्यूज़पेपर में आया था उसमें यही कहा गया, जो क्लाइमेट चेंज जो है UNDP के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज जो है 21वीं सदी का जो है ना मानव सभ्यता का सबसे गंभीर चुनौती निकल के सामने आया है। ठीक, और UNDP का रिपोर्ट ये कहता है कि क्लाइमेट चेंज से पूरे दुनिया में करोड़ों लोगों का जीवन जो है ना एक प्रभावित हो रहा है, खास करके निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो आप जब भी कभी इस तरह के GS का आंसर लिखें तो UNDP हो गया, या और भी जो रिपोर्ट क्लाइमेट चेंज का आता है, तो अगर वो रिपोर्ट अगर भूमिका में लिख देंगे, फिर क्लाइमेट चेंज को डिफाइन कर देंगे, तो आपका वो लॉन्ग आंसर काफ़ी अच्छा बन जाएगा। क्योंकि देखिए, क्लाइमेट चेंज एक ऐसा टॉपिक है जो एक डायनेमिक टॉपिक है। इसमें आपको करंट के डेटा को यूज करना, रिपोर्ट का यूज करना पड़ेगा अच्छे मार्क्स के लिए। अगर निबंध भी अगर लिखा तो कुछ 1-2 अगर रिपोर्ट आपके निबंध में आ जाता है, तो वो आपके तो ज़्यादा मार्क्स आने का इसमें क्या होता है, चांस होता है। उस आर्टिकल में ये भी कहा गया है, हमारा जो भारतीय मौसम विभाग है उसका भी ये कहना है कि पिछले 2 दशकों में भारत का जो तापमान है औसत 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, और लगभग 60% से अधिक जिला हमारे देश का वो क्लाइमेट चेंज से प्रभावित है। और एग्जाम्पल दिया है, बुंदेलखंड हो गया आपका, फिर इसमें आपका विदर्भ का हो गया, मराठवाड़ा हो गया, राजस्थान, बिहार, झारखंड जैसे चीज़ें लगातार सूखे और जल संकट का सामना कर रहा है। और केंद्रीय भूजल बोर्ड का एक डेटा है 2023 का रिपोर्ट ये है, कहता है देश के 60% से अधिक जिलों में जो ना ग्राउंड वाटर लगातार गिर रहा है। वो उस एग्जाम्पल है महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, फिर आपका मध्य प्रदेश में, विंध्य के क्षेत्र में, ऐसे कई सारे इलाके हैं जहां आपका ग्राउंड वाटर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये सब कहीं ना कहीं आपका क्या है, क्लाइमेट चेंज का ही तो प्रभाव है। इस डेटा के साथ अपने आंसर को बेहतर कीजिए। मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका क्या कहते हैं, अगर यहाँ पे मान लीजिए कि ग्राउंड वाटर कम हो रहा है, तो कृषि का, क्योंकि हमारे बिहार में देखिएगा तो ग्राउंड वाटर से हम सिंचाई करते हैं, तो कृषि प्रभावित हो जाएगा। अगर कृषि आपका प्रभावित होगा तो गरीबी ऑब्वियस बात बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज होने से गरीबी है, जल संकट का सामना करना पड़ रहा है, कृषि में कई चीज़ एक दूसरे से इसमें आपका क्या है, जुड़ा हुआ है। तो आप सिंपल वही क्लाइमेट चेंज का प्रभाव जो है दिखाइए, गरीबी पे हो रहा है, कृषि अगर नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है, लोगों की आय कम हो जाएगी, ठीक ना, बेरोजगारी आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, संसाधन बर्बाद होगा तो फिर कैसे चीज़ें काम हो जाएगा, ये आप लिखा सकते, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाएगा, वाटर नहीं होगा तो बहुत सारी समस्या निकल के सामने, स्वास्थ्य हेल्थ पर प्रॉब्लम पड़ सकता है, कृषि नहीं, क्योंकि हमारे देश का लगभग 60% जो ग्रामीण जो में रहते हैं उनको प्रभावित होगा। क्लाइमेट चेंज का ना आप ओवरऑल में बहुत कुछ करके क्या कर सकते हैं, इसमें एग्जाम्पल दिखा सकते इस ऐसे रिपोर्टों के साथ। अब इसमें देखिए,
सरकार कुछ प्रयास भी कर रही है। सरकार का प्रयास एक तो ये है कि आपका जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज शुरू किया है, फिर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी सरकार का है, फिर एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भारत का क्या प्रयास है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का है, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें सरकार की तरफ से किया जा रहा है। बाकी इसमें आपको आगे का अगर लिखना है तो भाई हमको जल प्रबंधन पर फोकस करना पड़ेगा, टिकाऊ कृषि करना पड़ेगा, सतत विकास करना पड़ेगा, जो नेट जीरो का जो लक्ष्य 70 उसको बेहतर ढंग से करना पड़ेगा, हमको ऊर्जा का प्रयोग करना पड़ेगा, कोयले का प्रयोग कम करना पड़ेगा। ऐसे कई सारी चीज़ें करके जो है ना हम इस चीज़ से क्या कर सकते हैं, निजात पा सकते हैं। आप देखिए इसका आपको डिटेल एक नोट्स दिया गया, मैं इसको दिखा देता हूँ उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। आप यहाँ देख सकते हैं क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल चैलेंज है, ये इसका हिंदी इंग्लिश दोनों आपको दिया गया होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इस नोट्स में आपको क्लाइमेट चेंज क्या होता है उसको परिभाषित किया गया है, ठीक ना। इसका क्या काउज है, इसका क्या इफेक्ट है। आप ऐसे अगर शॉर्ट क्वेश्चन कभी से आप पूछेगा तो आप इस तरह के पॉइंट वाइज के आंसर आराम से लिख सकते हो। यहाँ IPCC का जो है ना आपका एक रिपोर्ट का भी जिक्र यहाँ किया गया। बाकी इसका क्या प्रभाव है क्लाइमेट चेंज का, यहाँ ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, आपका समुद्र का लेयर आपका बढ़ रहा है, आप महासागर का पानी अम्ल हो रहा है, जैव विविधता का मतलब कि अम्लीय हानि हो रहा है, मानव स्वास्थ्य प्रभाव पड़ रहा है, आर्थिक और सामाजिक जो प्रभाव उसका बढ़ रहा है, इसमें दिखा गया। फिर नेक्स्ट जब आएंगे तो वो कौन कौन सा जो है ना हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें जिससे क्लाइमेट चेंज के या ग्रीनहाउस प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 3-4 पॉइंट चीज़ें दिया गया है। फिर यहाँ पे हम कौन सा वो चीज़ करें हमको जो कि सामान्य प्रौद्योगिकी का यूज करेंगे वो भी दिया गया है, मतलब कैसे उत्सर्जन को हम कम कर सकते इस पॉइंट को यहाँ पे आपको दिखाया गया। आप इसको बाद रीड कर लीजिएगा नोट्स को। देन जो यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या काम करें, अनुकूलन के क्या काम करें और मिटिगेशन के लिए हमको क्या करें, यहाँ पे आपको ये पॉइंट दिया गया। तो इसको एक बार देख लीजिएगा ताकि आपका आंसर जो है और इसमें बेहतर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए और बाकी यहाँ पे भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या क्या कर, जैसे पेरिस समझौता का बात हो गया यहाँ पे, फिर NDC का एक मामला ये देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे हाँ यहाँ पे भारत सरकार स्पेशली क्या क्या प्रयास कर रही है ये आपको नोट्स में क्या किया गया दिया गया। और जो आपका ये जो है क्या कहते हैं ये जो 5 लक्ष्य इसको अपने आंसर में जो है भारत के प्रयास में इसको आप शामिल कर सकते हैं। आपका आंसर काफ़ी क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। एक और अभी न्यूज आया था ग्रीन इकोनॉमी को लेकर। देखिए ग्रीन इकोनॉमी का सिंपल सा क्या है, एक ऐसा आर्थिक मॉडल है जो कि पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखती है। क्योंकि देखिए सतत विकास जब तक हम लोग नहीं करेंगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे। तो अभी जिस तरह क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है ना, उसको देखते हुए एक ग्रीन इकोनॉमी एक अति आवश्यक चीज़ बन गया है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, ओवरऑल पर्यावरण पर ध्यान देके विकास की बात करता है। तो ये एक बेहतर विकास का मॉडल है। तो यहाँ पर वही है कि जो भारत में ग्रीन इकोनॉमी का अवधारणा केवल पर्यावरण का संरक्षण का मॉडल नहीं है बल्कि रोजगार के लिए, नवाचार के लिए, विकास का नया एक आर्थिक फ्रेमवर्क है, ठीक ना। भारत में ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ावा देने क्या चैलेंजेज है और अवसर क्या है, इसका आपको विश्लेषण करना है। ये आप इसको लॉन्ग में लिख सकते हैं। देखिए इसमें आपको क्या क्या चीज़ें ऐड करना पड़ेगा। इसमें देखिए सबसे पहले आप दिखा दीजिएगा ग्रीन इकोनॉमी क्या होता है, जो कहीं ना कहीं इसका लक्ष्य मेनली है पर्यावरण को संरक्षण करना, जो रिसोर्स अपने पास है उसका एक बेहतर प्रयोग करना, ठीक ना, और कहीं ना कहीं सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण को लेकर आगे बढ़ना, ये ग्रीन इकोनॉमी की बात करता है। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस इंडिया में है, देखिए कहीं ना कहीं जो जलवायु जोखिम हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा है उसको कम, क्योंकि हीट वेव है, चक्रवात है, अनियमित मानसून है, बाढ़ है, सूखा है, ये लगातार हमारे यहाँ हो रही है। तो इसके लिए हमको ग्रीन इकोनॉमी को क्या करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा। और देखिए संसाधन निर्भर हमारी जनसंख्या, जो कोई भी हम अगर मेरा विकास देश अगर आगे बढ़ेगा, अगर हम इकोनॉमिक प्लानिंग भी करें तो कहीं ना कहीं हम संसाधन के बल पर ही करेंगे ना। जैसे कि एग्रीकल्चर ही है, क्योंकि वो मिट्टी पे होता है, वाटर चाहिए उसमें, तो करें तो जो संसाधन निर्भर जनसंख्या जो हमारी है उसके लिए आपको ग्रीन इकोनॉमी का चीज़ें करना पड़ेगा। हमारे यहाँ सैकन का मात्रा बढ़ रहा है, औद्योगिकरण का मात्रा बढ़ रहा है, ऊर्जा, परिवहन, कचरा, ये सब का चुनौतियाँ हैं, ठीक ना। और हमको कहीं ना गरीबी करना है, रोजगार को बढ़ा, ये सब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए ग्रीन इकोनॉमी काफ़ी क्या है, महत्वपूर्ण है। और देखिए भारत सरकार ग्रीन इकोनॉमी में बहुत बड़ा प्रयास करी। जैसे कि अगर हम बात करेंगे 2030 तक 500 गीगावाट जल ईंधन का क्षमता विकसित करना है, 2070 तक हमको नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त करना है, सौर क्रांति की बात हो रही है, ठीक ना, सौर ग्री मुक्त बिजली योजना है, आप हम अपने पास ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हम लोग चला रहे हैं, FAME 2 स्कीम है, ठीक ना, इथेनॉल का हम लोग कर रहे हैं। तो कहने मतलब हम भारत सरकार जो है अपने लेवल बहुत सारा प्रयास इसमें कर रही है। हम लोग कृषि के क्षेत्र अगर बात करते हैं, हम लोग परंपरागत कृषि को चलाया है हमने, ठीक ना। चलिए और हमने कहीं ना कहीं बात किया है सर्कुलर इकोनॉमी का, जिसमें कि जो भी कचरा है सबको हमको रिसाइकल कर देना है, ठीक। उसके बाद
वही NAPCC का जिसमें 8 मिशन दिया गया है, 100 मिशन हम कर रहे हैं। तो एक मतलब बहुत प्रयास अपने लेवल हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इसमें जो है इसके सामने देखिए कुछ जो आपका चुनौतियां देखिए क्या है, कहीं ना कहीं हमारे पास जो फाइनेंस का कमी है वो दिखा सकते हैं। तकनीक का भी इसमें चूंकि बड़ा रोल है तो वो थोड़ा सा अपने पास कम है। तो ये सब चीज़ें हमारे पास जो है कुछ समस्या 2-3 दिखा, और अभी भी हमारी जो निर्भरता कहीं ना कहीं जीवाश्म ईंधन पर क्या है, ज़्यादा। लेकिन हाँ, भारत के समय बड़ी मतलब कि संभावना है, क्योंकि बड़ा आबादी हमारे पास है, ठीक ना। हम इसमें बहुत कुछ इसमें करने का कर सकते हैं। ऐसा अगर आप आंसर को क्या करिएगा, दिखा दीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना, जो इंडियन डेमोक्रेसी फ्रॉम ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स अब लोफ्टिज्म, मतलब कहने का ये है कि जो मूल ढांचा सिद्धांत भारतीय लोकतंत्र को एक निरंकुशता से बहकने से रोकता है। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये स्टेटमेंट है, न्यूज़पेपर में आया हो। देखिए सिंपल सा बात, इसमें आपको क्या लिखना है इंट्रोडक्शन में, कि जो आपका जो बेसिक जो स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक ना, वो कहीं ना कहीं इसके बिना हमारा संविधान की जो आत्मा नष्ट हो जाए। जैसे मान लेते हैं कि उसमें जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है, धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट है, शक्तियों का पृथक्करण का कॉन्सेप्ट है, न्यायिक समीक्षा का कॉन्सेप्ट है, ये जो ऐसे कुछ प्रावधान हमारे संविधान में है, इसके बिना तो संविधान कुछ नहीं। अगर इसमें संशोधन कर दिया जाए, इसको बदलाव कर देते तो संविधान का मूल भावना नष्ट हो जाएगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर का सिंपल सा मतलब ये है कि कुछ ऐसे विशेषता जो कि संविधान में रहना ही चाहिए, जिसको कि संसद चाहकर भी इसको संशोधन के जरिए भी नहीं हटा सकती है, वो आपका कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और 1973 के जो ये कॉन्सेप्ट आया था केशवंत भारती आवाद में, और समय के साथ ये ना इसमें और भी चीज़ें बढ़ते जा रहा है। तो कैसे ये जो है ना एक निरंकुश होने से रोकती है। देखिए पहली बात तो ये है कि संसद की जो है ना संशोधन पर जो है ना संवैधानिक सीमाएं लग गई है। हो सकता है अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट नहीं होता तो संसद जो है ना जो प्रक्रिया को बदल सकती, तो मे भी हो सकता है जैसे आपातकाल में बहुत चीज़ देखने को मिला, ठीक ना, संघीय संरचना को कमजोर कर सकती थी, इसलिए जो है ये है। दूसरा बात, जो आपातकाल में जिस तरह से देखा गया कई चीज़ें जो फंडामेंटल राइट को कम किया गया, तो कहीं ना कहीं इसका भी है, ठीक ना। और अगर ये चीज़ नहीं रहता तो हो सकता है अल्पसंख्यक हो गया या जो हमारे समाज के वीकर सेक्शन है उसके साथ भी कुछ चीज़ें समस्याएं हो सकती थी। तो कहीं ना कहीं ये जो है ना बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट जो है ना संसद को जो है निरंकुश जो है ना होने से क्या करती है, रोकती। लेकिन हाँ, इसका निगेटिव प्रभाव यही है, सिंपल सी बात है कि ये कहीं ना कहीं आपका न्यायिक अतिशयता में बदल गया है। ऐसे कई सारे जो कानून जो संसद पास करती है, सुप्रीम कोर्ट जो है ना उसको बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बताकर उसको अवैध घोषित कर दे, जैसे कि जो कि न्यायिक नीति आयोग में जैसा हुआ देखने को। और कहीं ना कहीं एक नीति निर्माण में भी बाधा पड़ता है, ये ऐसा चीज़ है। तो ओवरऑल आप बैलेंस में आप इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें आप यही लिखिएगा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एक संवैधानिक सुरक्षा कवच है, ठीक ना, जिसने सत्ता को निरंकुश होने से रोका है। लेकिन इस सिद्धांत के लागू होने से कई तरह के क्वेश्चन या प्रश्न भी उठते रहे, फिर भी इंडियन डेमोक्रेटिक जो परंपरा में यह एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ठीक ना। और अगर सिंपल सी बात, अगर जो भी हमारे यहाँ जो ऑर्गन है, जो भी मतलब कि पार्ट है, चाहे वो न्यायपालिका है, विधायिका कार्य, अगर आप में ढंग से काम करें तो इसमें कोई समस्या पैदा नहीं होगा। ऐसा आप आंसर को क्या कर सकते हैं, खत्म कर। बाकी इसका भी आपको डिटेल नोट्स हिंदी इंग्लिश में आपको दे दिया गया, इसको देख के इस आंसर को और आप बेहतर कर, मतलब इसमें सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन जो भी न्यूज़पेपर में आ रहा है उसको मैं एक शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ, ताकि आप इस चीज़ को बेहतर ढंग से लिख पाएंगे। अगर आप इस को देखेंगे तो आपको बहुत कुछ ना ये लिखना है वो आपको पता है, इसमें आराम से चल जाएगा। चलिए अब इसमें जो आज के पेपर में जो आया है कि ऐसे को लेकर खास करके इम्पोर्टेंट है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, देखिए 2-3 स्टेटमेंट में पढ़ के सुना। इसमें एक है कि सिर्फ पानी को खड़े होकर देख लेने से आप समुद्र पार नहीं कर सकते, ये काफ़ी अच्छा निबंध बन सकता है, ठीक ना। दूसरा इसमें है कि हम उन चीज़ों को नहीं देख पाते जिन्हें देखने की हमारी इच्छा नहीं होती, ठीक ना। और एक और है कि यदि आप आकाश तक पहुँचना चाहते हैं तो पहले पृथ्वी पर आपको खड़ा होना पड़ेगा, ये है। बाकी इसमें और भी, लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट जो कि आपके आगे जाके ये निबंध में आपका बन सकता है। तो मैं इसमें पहला निबंध में समझा देता हूँ। देखिए इसका सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जीवन में केवल इच्छा, सपने, चिंतन से आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी, ठीक ना। लक्ष्य पाने के लिए आपको पहला कदम बढ़ाना अनिवार्य है, कर्म करना जरूरी है। डर और सफलता के आशंका, संसाधन की कमी हमारे भीतर एक कहीं ना कहीं निष्क्रियता पैदा कर देगी।
वो परिवर्तन नहीं करेगी। परिवर्तन कब होगा? जब आप कर्म के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। इतिहास हो, विज्ञान, समाज सुधार, राष्ट्र विकास, इसी बात का प्रमाण है कि कार्य ही प्रगति का आधार है। भारतीय दर्शन ही में भी कर्म को महत्व दिया गया है, ठीक ना। इसलिए जीवन, समाज और राष्ट्र तीनों के उत्थान के लिए कल्पना नहीं बल्कि साहस, निरंतरता है आवश्यक। कल्पना भी जरूरी है, थिंकिंग भी जरूरी, लेकिन हमको मेनली है कि हमको जो है ना काम करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हार्डवर्क करना पड़ेगा, तभी हम जीवन में क्या हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ गीता भी वही कहता है, कर्म करो, ठीक ना। और अगर आप राइट ब्रदर्स की बात करेंगे, एडिसन की बात करेंगे, गांधी जी की बात, इन्होंने क्या किया? कर्म किया। गांधी जी ब्रिटिश से लड़ाई लड़े और लगभग जो है ना जो गुलामी की बेड़ियों को तोड़ के भारत को आज़ाद कराया। एडिसन कितना बल बनम असफल, अंतिम में लगातार प्रयास करते करते कहेंगे बल्ब का क्या कर दिया, आविष्कार हो गया। अगर हम समाज सुधार की हम बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, राजा मोहन रॉय अगर सोचते अच्छा सती प्रथा ठीक है, इसको हम कभी और ख़त्म कर दे, ख़त्म तो नहीं होता, लेकिन हाँ उन्होंने सोचा और बल्कि उस पर अच्छा काम किया। इसरो का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल देके ना आप इस निबंध को जो है एक बेहतर दिशा में आप इसको लेकर जा सकते हैं। इसको जरूर लिखिएगा, काफ़ी अच्छा निबंध है। बाकी देखिए इस तरह का जो मैं कटिंग शेयर करता हूँ एसे का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बार जो यूपीएससी 2025 का निबंध आया, बहुत सारा ऐसा निबंध जो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में ऑलरेडी पहले मैं शेयर कर चुका हूँ, और बीपीएससी में भी इस बार जो आपका यही होने वाला है। तो आज लगभग जो 28, 29, 30 नवंबर का जो न्यूज़पेपर में आपका एक तो मैं टॉपिक कवर किया, पहला इसमें था कि आपका क्लाइमेट चेंज हो गया, इसको अच्छे से कर लीजिए। देखिए क्लाइमेट चेंज एक ऐसा टॉपिक है जो आप खुद देखिए ना, ये जीएस पेपर फर्स्ट में भी पूछ सकता है। 56 से 59 बीपीएससी का पेपर उठा के देखिए, क्वेश्चन पूछ चुका है। इसको जीएस पेपर 2 के भी जोड़ के पूछ सकता है, और जीएस पेपर 2 में आपको सिंपल ऐसा साइंस टेक में पूछ सकता है कि क्लाइमेट चेंज को कम करने के साइंस टेक का क्या आप प्रयोग करेंगे, पूछ सकता है। और निबंध में तो आपका बनता ही बनता है। तो इसलिए क्लाइमेट चेंज का जो नोट्स आपको मिला है पीडीएफ, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो क्वेश्चन को लिख दीजिएगा, ठीक ना। बाकी आपका जो ग्रीन इकोनॉमी है, आप जब कभी मान कोई निबंध लिखना चाहते हैं पर्यावरण को लेकर, तो आप जो क्या इसका समाधान हो सकता है, आप ग्रीन इकोनॉमी बात कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक ना। और बेसिक स्ट्रक्चर, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मतलब अगर जब पॉलिटिकल कोई निबंध आ जाएगा, मान लेते हैं न्यायपालिका को लेकर या डेमोक्रेसी को लेकर, तो वहाँ भी आप बेसिक स्ट्रक्चर के बातों को यूज कर सकते हो। जीएस में तो ये करंट अफेयर में जोड़ के पूछ चुका है, और आपका जीएस पेपर 2 में भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ये सब ऐसा चीज़ है जो कि लगातार चर्चा में रहता है। जैसे मैं बोलता हूँ कि जनवरी 2024 से लेकर हमको करंट अफेयर करना, मतलब आप जब देखेंगे ना बेसिक स्ट्रक्चर हो, क्लाइमेट, ये हमेशा चर्चा में, ये चीज़ आपको अच्छे से क्या करना है, कर लेना। बाकी जो आपको निबंध दिया है इसको कर लीजिए। बाकी हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।